गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के शिक्षण में आप ऑनलाइन क्लासेस आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीए 2005 सिस्टम पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में शिक्षण व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद शिक्षण व्यवस्था की मांग उठने लगी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, भारत की शिक्षा में क्या भूमिका होना चाहिए, यहाँ का भारत का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया। भिन्न भिन्न बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव दिए। टाइम टू टाइम हमेशा कुछ ना कुछ पाठ्य शिक्षा नीति आई, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आया तो उस पर बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, जिसको नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं, उसमें भिन्न भिन्न लोगों पर बात हुआ, विभिन्न चीज़ों पर चर्चा हुआ। तो उसने एक सुझाव दिया कि समय समय पर पाठ्य चर्चा पर फोकस करने के लिए पॉइंट उसने रखा। तो सर्वप्रथम 1988 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय एनसीएफ आया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सर्वप्रथम 1988 में आया अकॉर्डिंग टू नई शिक्षा नीति 1986 के नॉर्म्स से। लेकिन वो बच्चों के बस्ता को कम करने की जगह उतना ही फोकस उस पर बोझ और बढ़ते चला गया। उसने सबसे ज़्यादा बच्चों को बोझिल बनाया तो काफ़ी इस पर बहुत होने लगा कि ये पाठ्यक्रम बच्चों को बस्ता से हल्का करने के लिए होना चाहिए। बच्चों के शिक्षण व्यवस्था को हल्का करके कैसे मानसिक विकास बच्चों का किया जाए, रटने पर कम फोकस किया, इन सारी चीज़ों पर मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण पर बात किया जाने लगा 1988 में जो प्रथम पाठ्यक्रम आया। तो 1988 में जब प्रथम करिकुलम आया तो बच्चे उसको एवॉइड करने लगे, सारे टीचर्स लोगों ने उसको एवॉइड किया। तो सर्वप्रथम एक कमेटी बनी, डॉक्टर यशपाल कमेटी जिसको कहते हैं, डॉक्टर यशपाल साहब के संरक्षण में 1993 में एक कमेटी बनी। और 1993 में जो कमेटी बनी उसमें इन सारी चीज़ों पर प्रस्ताव रखा गया कि करिकुलम पाठ्यक्रम सिलेबस कैसा होना चाहिए और कैसे बच्चों को मानसिक विकास हो सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों का फिजिकल विकास हो सके। तो 1993 में इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और उसके बाद उसमें नियम बना कि हर एक 5 साल पर एनसीएफ आएगा, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना हर एक 5 साल पर आएगा। 1993 में जब ये नियम पास हुआ तो उसके बाद फिर 2000 में एक नया पाठ्यक्रम आया उस कमेटी के सुझाव के आधार पर। लेकिन 2000 में जो एनसीएफ 2000 में जो आया 2000 में, वह संतोषजनक नहीं था। जब वो संतोषजनक नहीं था तो फिर एक नया, उसके बाद फिर 5 साल बाद एक नई एनसीएफ आया जिसका नाम है 2005। उस सारी कमियों को, इसीलिए सारी कमियों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में जो कमियां 2000 में रह गई थी, उन सारे कमियों को सुधार कर नया करिकुलम बनाया गया, नया पेपर बनाया गया 2005। इसीलिए हम लोग बीएड में इस पॉइंट को पढ़ते हैं एनसीएफ, क्योंकि इसमें सारे निचोड़ है। इसमें 21 पॉइंट है। मैंने अभी वर्तमान में आज के डेट में 11 पॉइंट का मैंने चर्चा किया है। इन सारे पॉइंटों को मिलाकर एनसीएफ 2005 को फोकस किया गया। तो आज हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, शिक्षण का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य। शिक्षा का जो मोटो है वो क्या है, एनसीएफ 2005 में निर्धारित किया गया। जैसे 8 क्लास के बच्चों का शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, रोजगार परक है। 9th क्लास के बच्चों का वोकेशनल है, या इस सारी चीज़ों का लक्ष्य जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। क्या मानव सभ्यता का विकास करना है, रोजगार परक है, बौद्धिक विकास, ये सारी चीज़ें।
तो शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया NC 2005। देखिएगा आप कि हर एक क्लास में हर एक तरह का सिलेबस आपको मिलेगा। अब जैसे ही आप 10th क्लास में जाते हैं तो रोजगार परक सिलेबस 9th 10th में जैसे ही आप उठाइएगा तो आपको इस तरह के सिलेबस मिलेंगे जो बच्चों को जॉब क्रिएशन कर सके, वो भी वोकल फॉर लोकल के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखकर बनाया गया। वोकल फॉर लोकल यानी आप इर्द गिर्द अपने ही क्षेत्रों में जॉब पा सकते हैं या जॉब कुछ कर सकते हैं जॉब से संबंधित। तो महात्मा गांधी का भी थॉट को ध्यान में रखा गया, वोकल फॉर लोकल को। तो शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2005 में, NC 2005। उसके बाद आया पाठ्यचर्या में बदलाव। पाठ्यचर्या में क्या क्या बदलाव होना चाहिए? पहले ये जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री या और भी जो विज्ञान हुआ करते थे उसमें हम विदेशों का इतिहास पढ़ते थे, विदेशी यूरोप, इटली का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का भूगोल पढ़ते थे, वहाँ खेती, डेनमार्क में गाय का दूध का क्या, भारत में हमको पढ़ना है। तो ये सारे सुझावों में NC 2005 में इम्पोर्टेंस दिया गया। पाठ्यचर्या में बदलाव होना चाहिए। पाठ्यचर्या में जब बदलाव होगा तो बेहतर ढंग का बच्चों का विकास होगा। और हम लोकल लेवल को पढ़ेंगे, बिहार का पाठ्यचर्या क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का अलग प्रदेश है, वहाँ गर्म प्रदेश है, महाराष्ट्र एक गर्म प्रदेश है, वहाँ अलग चीज़ों का उत्पादन होता है, अंगूर है, नारंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ उत्पादन होते हैं। तो किसी प्रदेश को धान का कटोरा पाते हैं तो बिहार एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो सबका एक अलग अलग प्रदेश है और अलग अलग वहाँ का वातावरण है। तो पाठ्यचर्या में बदलाव होना चाहिए, स्थिति के अनुसार से वहाँ के वर्तमान स्थिति को देखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं का शिक्षा। भारतीय भाषाओं का भारत में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तरह की बोलियां बोली जाती हैं। कहीं मगही है, कहीं भोजपुरी है, कहीं मैथिली है, कहीं अंगिका है, कहीं खोरठा है। ये सारे जब भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, क्योंकि वो लेवल मरे नहीं, वो भाषा मरे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में बहुत सारी भाषाएं समाप्त हो चुकी हैं और इसी भाषा के समाप्त हो जाने के कारण नालंदा में बहुत सारी लिपियां जो लिखी गई हैं आज पढ़ी नहीं जा रही हैं, उनको किसी को समझ में नहीं आ रहा, कोई पढ़ने वाला उस लिपि को नहीं है। तो भारतीय भाषाओं का शिक्षण होना चाहिए विभिन्न स्थानों के अनुसार। नेक्स्ट है अंग्रेजी का शिक्षण। अंग्रेजी एक ग्लोबलाइजेशन लैंग्वेज है और उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि हम बोलचाल विभिन्न संस्थानों में उसका प्रयोग कर सकें। तो अंग्रेजी भाषा के रूप में स्थान दिया गया। नेक्स्ट है गणित का शिक्षण। गणित का शिक्षण ये इंपॉर्टेंस है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही उसकी सारी क्रियाकलापें संभव होती है, लेन देन सारे कुछ समाज से होते हैं। इसलिए गणित का शिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत एक आर्थिक उभरता हुआ देश है आर्थिक रूप से। तो इसलिए गणित का ज्ञान हर कोई को होना चाहिए ताकि नए नए गणित में जो समावेश हो रहा है उससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके। विज्ञान का शिक्षण सभी के लिए जरूरी था, बच्चों के पढ़ने वाले लोगों के लिए, ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके और उस तकनीकी तरीके से भारत का विकास कर सके विभिन्न क्षेत्रों में। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। भारत एक प्राचीन देश है और प्राचीन देश होने के कारण बहुत सारे कालखंड, बहुत सारे यहाँ किला है, बहुत सारे यहाँ के मंदिर मस्जिद हैं जो इसका अध्ययन होना चाहिए, बहुत सारे गुफाएं हैं। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट आते हैं आवास एवं सीखना। हम भारत एक बहुत ही वातावरण से भिन्न वातावरण से प्रभावित होने वाला देश है। तो कभी कभी देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का आवास इस तरह का है, तब कि वहाँ हिमपात होता है। तो जहाँ हिमपात होगा तो अगर वहाँ पर छत बराबर लेवल का रहेगा तो हिमपात से वहाँ का छत दब जाएंगे और दुर्घटना होने की संभावना है। अगर इस तरह का घर रहेगा तो जो भी हिमपात होगा नीचे से सड़ जाएगा। तो इस तरह के आवास कैसा होना चाहिए, उसको सीखने की जरूरत है। इन सारी चीज़ों को फोकस दिया गया 2005 में कि हर जगह का अलग अलग, मणिपुर इम्फाल में वहाँ ज़्यादातर बारिश होती है तो बारिश वाले जगहों पर आवास कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर आवास और सीखना, किस तरह से हम सीखेंगे कि अपना आवास इस तरह से डेवलप कर सकेंगे।
कार्य एवं शिक्षण, क्या करेंगे, किस तरह से कार्य कर अपना भोजन उत्पादन कर सकते हैं, और शिक्षण हमारा कैसा शिक्षा होगा, किस तरह से कार्य करेंगे तो क्या शिक्षा हमको करना है, किस शिक्षा के माध्यम से अपना रोजी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस को दिया गया सभी के लिए। सभी लोग अपने अपने तरह से अपना भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न तरह का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हस्तकला का शिक्षण। महात्मा गांधी भी हस्तकला पर बहुत फोकस देते थे, जैसे कि लकड़ी से विभिन्न तरह के आइटम्स बनाना या हाथ के कलाओं के द्वारा अपना भोजन की व्यवस्था करना। यानी हस्तकला का मतलब है कि आप रंगोली के माध्यम से कैसे रोजगार पा सकते हैं, टोकरी बनाकर या जूट का कोई काम करके। यानी इस तरह से भारत एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ विभिन्न तरह की सुविधाएं हैं, और उभरता हुआ देश है, और यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, और परंपराओं की कमी नहीं है। तो भारत में इन परंपराओं को ध्यान में बहुत सारी कलाएं भारत में जन्म रही है। मधुबनी पेंटिंग भारत बिहार का ही नाम है। तो कैसे हस्तकला के माध्यम से हम हस्तकला की शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। संगीत कला के नृत्य का ज्ञान, ये बहुत ही शिक्षा जरूरी है, ताकि व्यक्ति के अंदर जीवन पर्यंत हास्य का एक रूप है, ये जीवन पर्यंत ज्ञान का एक रूप है, और जीवन पर्यंत हमें कुछ न कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो हर व्यक्ति को संगीत कला और नृत्य का ज्ञान होना चाहिए, ताकि खाली समय में उसका जीवन का आनंद ले सके, और कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके, इस पर ज्ञान 2005 में इसको इम्पोर्टेंस दिया गया, और इसका विकास करने पर जोर दिया गया। मैंने आज विभिन्न पॉइंट पर चर्चा किया। नेक्स्ट अगले टाइम मैं 10 पॉइंट पर चर्चा करूँगा। टोटल 21 पॉइंट है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 11 पॉइंट के बाद कल नेक्स्ट अगले 10 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।